कहानी की शुरुआत एक बेहद खतरनाक दृश्य से होती है। हम दो लोगों को एक ऊंची चट्टान की ढलान से बहुत सावधानी के साथ नीचे उतरते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे गहराई में गिर पड़ते हैं। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है। हम लियो और उसकी मंगेतर ईवा से मिलते हैं। लियो एक सफल वकील है, जबकि ईवा फूड केमिस्ट के रूप में काम करती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी से पहले वे छुट्टियां मनाने के लिए एक अरब देश जाने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद दोनों उस देश में पहुंच जाते हैं और एक शानदार होटल में ठहरते हैं। रात के खाने के दौरान ईवा पहले से मेज पर बैठी होती है, जबकि लियो अभी तक नहीं पहुंचा होता। उसी समय पास की मेज पर बैठा एक युवक जिसका नाम मैक्स है, ईवा को अकेला देखकर उस देश का एक मशहूर खाना भिजवा देता है। ईवा को यह बात अच्छी लगती है और वह उसकी तरफ देखती है। तभी लियो वहां पहुंच जाता है। जब मैक्स को पता चलता है कि ईवा अपने मंगेतर के साथ आई है, तो वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लियो बैठते ही खुशखबरी सुनाता है। वह बताता है कि उसने एक बड़ा मुकदमा जीत लिया है और इसके बदले उसे काफी बड़ी रकम मिलने वाली है। फिर वह एक अंगूठी निकालता है और ईवा को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। ईवा बेहद खुश हो जाती है और तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह दोनों को रेगिस्तान की सैर पर जाना होता है, लेकिन तभी लियो को ऑफिस से एक जरूरी फोन कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसकी मौजूदगी जरूरी है। ये सुनकर ईवा नाराज हो जाती है। उसके अनुसार लियो हमेशा अपने काम को उनकी निजी जिंदगी से ज्यादा महत्व देता है। बाद में लियो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अकेले ही घूम आए। ईवा अकेले ही वहां पहुंच जाती है जहां से लोगों को रेगिस्तान की सैर के लिए ले जाया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बार फिर मैक्स से होती है। बातचीत के दौरान मैक्स बताता है कि वह यहाँ से लगभग 30 मील दूर मौजूद एक मशहूर पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। फिर वह ईवा से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना पसंद करेगी। ईवा शुरुआत में मना कर देती है और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद उसका मन बदलने लगता है। मैक्स दूर से ही समझ जाता है कि ईवा अब उसके साथ जाने के लिए तैयार है, इसलिए वह उसके पास आता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। मैक्स बताता है कि 10 मील का सफर पूरा होने पर उसे जगह देना, क्योंकि वह थोड़ी देर आराम करना चाहता है। ईवा उसे याद दिलाती है कि अगले दिन शाम 4 बजे से पहले उसे होटल वापस पहुंचना है। इसके बाद दोनों रेगिस्तान की ओर रवाना हो जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वे आखिरकार उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ईवा चारों तरफ फैले विशाल रेगिस्तान को देखती है। दूर दूर तक फैली रेत और अद्भुत नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। वह इस खूबसूरती को देखकर बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लियो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए पूरी तैयारी कर चुका होता है। उसी दौरान उसे एक फोन कॉल मिलती है। उसे पता चलता है कि बोर्ड के सदस्य उसके बिना ही फैसला कर चुके हैं और अब मीटिंग की कोई जरूरत नहीं रही। यह सुनकर लियो को बहुत पछतावा होता है। उसने अपनी छुट्टियों का मजा भी खराब कर लिया और मीटिंग भी नहीं हुई। उधर मैक्स और ईवा रात बिताने के लिए पहाड़ पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में ईवा मैक्स से उसके काम के बारे में पूछती है। मैक्स मुस्कुराते हुए बताता है कि वह कोई खास नौकरी नहीं करता, वह बस दुनिया घूमता है और जिंदगी का आनंद लेता है। इसके बाद दोनों देर रात तक अलग अलग विषयों पर बातें करते रहते हैं। ईवा वीडियो रिकॉर्ड करती है और दोनों हंसी मजाक में समय बिताते हैं। धीरे धीरे मैक्स ईवा को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ ईवा भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब मैक्स उसे चूमने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन ईवा तुरंत पीछे हट जाती है और वहां से अलग हो जाती है। अगली सुबह जब ईवा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मैक्स पहाड़ की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। वह उसे आवाज देती है, लेकिन तब तक मैक्स काफी दूर निकल चुका होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह नीचे उसका इंतजार करेगा। अब ईवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह अकेले ही उस खतरनाक पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना शुरू करती है। रास्ता बेहद मुश्किल होता है। जरा सी गलती उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। काफी सावधानी और संघर्ष के बाद वह आखिरकार नीचे मैक्स तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लियो होटल में बैठा ईवा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिस वैन के जरिए उसे वापस लौटना, उसमें ईवा मौजूद नहीं होती। लियो जब वहां मौजूद एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि ईवा उन लोगों के साथ गई ही नहीं थी। ये सुनते ही लियो की चिंता बढ़ जाती है। उधर ईवा नीचे पहुंचते ही मैक्स पर नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उसने उसे मुश्किल में डाल दिया था। साथ ही वह याद दिलाती है कि अब तक उसे होटल वापस पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद दोनों वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैक्स गाड़ी चलाते हुए एक म्यूजिक कैसेट चला देता है। कुछ देर बाद ईवा उस संगीत से परेशान हो जाती है, इसलिए वह कैसेट निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर मैक्स तुरंत गाड़ी रोक देता है और वापस जाकर कैसेट उठा लाता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। गाड़ी के टायर नरम रेत में धंस जाते हैं। मैक्स पूरी कोशिश करता है कि गाड़ी बाहर निकल आए, लेकिन जितनी कोशिश करता है टायर उतने ही ज्यादा अंदर धंसते चले जाते हैं। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। उनके पास बहुत कम पानी बचा था और चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान फैला हुआ था। ईवा घबराकर पूछती है कि क्या कोई दूसरा उपाय मौजूद है। मैक्स साफ शब्दों में बताता है कि अब वे सचमुच फंस चुके हैं। वह कहता है कि यहाँ से हर दिशा में सड़क लगभग 30 मील दूर है। उसके अनुसार सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे रात होने का इंतजार करें और ठंडे मौसम में पैदल सफर शुरू करें।
लेकिन ईवा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में एक पानी की बोतल और अपना बैग उठाती है और अकेले ही रेगिस्तान में चल पड़ती है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही होती है। ऐसे इलाके में अकेले निकलना लगभग आत्मघाती फैसला था। फिर भी वह आगे बढ़ती रहती है। करीब 1 घंटे तक लगातार चलने के बाद उसका पानी खत्म होने लगता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार वह वापस मुड़ती है और फिर से मैक्स के पास लौट आती है। दूसरी तरफ लियो भी ईवा को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब उसे कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती तो वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां मौजूद अधिकारी उसकी बात सुनता है, लेकिन उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उधर ईवा वापस मैक्स के पास पहुंच चुकी होती है। लौटते ही वह उसकी बोतल से पानी पीने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। वह समझाता है कि मौजूदा हालात में पानी जितना बचाकर इस्तेमाल किया जाएगा उतना बेहतर रहेगा। ईवा उसकी बात मान लेती है। फिर वह स्वीकार करती है कि मैक्स सही था और उन्हें रात का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद मैक्स अपनी जेब से एक नक्शा निकालता है। वह ईवा को बताता है कि उन्हें 30 मील चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नक्शे के अनुसार एक छोटा रास्ता मौजूद है जिसके जरिए सिर्फ 12 मील का सफर तय करके मुख्य सड़क तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मैक्स कहता है कि अब निकलने का समय आ गया है। इसके बाद दोनों पैदल सफर शुरू कर देते हैं। समय गुजरता जाता है और रात गहरी होती जाती है। लगातार चलते चलते दोनों काफी दूर निकल आते हैं। अब ईवा पूरी तरह थक चुकी होती है। वह मैक्स से रुकने की गुजारिश करती है और थकान से चूर होकर रेत पर लेट जाती है। मैक्स उसे समझाता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वह बताता है कि जल्द ही इस इलाके में रेत का भयानक तूफान आने वाला है। दोनों फिर से चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर हालात पूरी तरह उनके खिलाफ होते हैं। ईवा अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। मैक्स उसे संभालता है और खुद भी उसके साथ जमीन पर लेट जाता है ताकि दोनों किसी तरह तूफान से बच सकें। उसी समय दूसरी तरफ लियो को एक महत्वपूर्ण फोन कॉल मिलती है। इस कॉल के जरिए उसे ईवा की आखिरी झात लोकेशन के बारे में एक सुराग मिल जाता है। अगली सुबह जब ईवा की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। रेत के तूफान की वजह से वह और मैक्स लगभग रेत के नीचे दब चुके होते हैं। वह तुरंत मैक्स को जगाती है। इसी दौरान उसकी नजर दूर दिखाई दे रही एक सड़क पर पड़ती है जहां एक गाड़ी चलती नजर आती है। दोनों दूरबीन की मदद से देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वहां सचमुच सड़क मौजूद है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ईवा खुशी से मैक्स से लिपट जाती है। इसके बाद दोनों तेजी से उस सड़क की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उनकी सारी उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है। उनके सामने एक विशाल और बेहद गहरी खाई मौजूद होती है। अब सड़क तक पहुंचने के लिए इस खतरनाक खाई को पार करना जरूरी था। ईवा मैक्स से पूछती है कि क्या वे नीचे उतरकर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। मैक्स जवाब देता है कि वे दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। उसके अनुसार पहले कुछ देर आराम करना बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ लियो ईवा की आखिरी झात लोकेशन तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। यही वह आदमी था जिससे पहले मैक्स ने ईंधन हासिल किया था। लियो उसे ईवा की तस्वीर दिखाता है। वह तुरंत उसे पहचान लेता है और बताता है कि ईवा और मैक्स कुछ दूरी पर मौजूद एक जगह की तरफ गए थे। ये सुनकर लियो उससे कहता है कि अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसे अच्छी रकम मिलेगी। बुजुर्ग व्यक्ति यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर वह अपने 2 आदमियों को लियो के साथ जाने का आदेश देता है। इस तरह लियो उनकी मदद से ईवा की तलाश में निकल पड़ता है। उधर मैक्स और ईवा एक बड़े पत्थर की छाया में आराम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद मैक्स अपना पैराशूट निकालता है और उसे तैयार करने लगता है। ईवा उसके पास आती है और कहती है कि उन्हें यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उसके अनुसार बीच रास्ते में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। वह सुझाव देती है कि शायद खाई में उतरकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश ज्यादा बेहतर होगी। मैक्स उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद दोनों ढलान वाले रास्ते से नीचे उतरना शुरू करते हैं। यही वह दृश्य था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नीचे उतरते समय ईवा बार बार फिसलने लगती है। मैक्स उसकी मदद के लिए वापस ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता है। वह अचानक नीचे गिर पड़ता है। उसी क्षण ईवा भी खुद को संभाल नहीं पाती और वह भी नीचे जा गिरती है। दोनों बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। ईवा ढलान के एक किनारे पर बेहोश पड़ी रहती है। कुछ समय बाद मैक्स की आवाज सुनकर उसे होश आता है। जब वह आंखें खोलती है तो देखती है कि मैक्स बेहद खतरनाक स्थिति में लटका हुआ है। वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। काफी संघर्ष के बाद वह मैक्स को ऊपर खींचने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मैक्स गंभीर रूप से घायल हो चुका है। उसके घाव में एक बड़ा पत्थर बुरी तरह फंसा हुआ था। दूसरी तरफ लियो उस पहाड़ तक पहुंच जाता है जहां मैक्स और ईवा ने रात बिताई थी। वहां उसे ईवा का कैमरा मिल जाता है। जब वह कैमरे में मौजूद वीडियो देखने लगता है तो उसे मैक्स और ईवा की सारी रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। वह उनके साथ बिताए गए पलों को देखता है। यह सब देखकर उसके मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ईवा अब मैक्स के साथ खुश है और शायद उसी के साथ रहना चाहती है। यह सोचकर वह गुस्से और निराशा से भर जाता है। आखिरकार वह उन्हें खोजने का इरादा छोड़ देता है। उधर मैक्स अपनी हालत देखकर समझ जाता है कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह ईवा से कहता है कि उसे दोबारा ऊपर जाना चाहिए,
फिर पैराशूट लेकर उड़ान भरनी चाहिए और किसी तरह मदद हासिल करनी चाहिए। ईवा के लिए यह काम बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी पैराशूट के जरिए उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन मौजूदा हालात में उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसलिए वह हिम्मत जुटाती है और ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। इसके बाद वह पैराशूट के साथ उड़ने की कोशिश शुरू करती है। शुरुआत में उसे लगातार असफलता मिलती है, लेकिन 2-3 कोशिशों के बाद आखिरकार वह सफल हो जाती है। धीरे धीरे वह हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए आगे बढ़ने लगती है। नीचे खड़ा मैक्स उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद तेज हवा उसका संतुलन बिगाड़ देती है। अचानक पैराशूट नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ईवा सीधे एक चट्टान से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वह नीचे गिर पड़ती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक नई जगह पर पाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक कम उम्र की लड़की पर पड़ती है। वह लड़की ईवा को देखते ही डर जाती है। ईवा उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह अपना मोबाइल फोन दिखाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर वह उसके माता पिता के बारे में पूछती है। इसके बाद वह लड़की ईवा को अपने कबीले की तरफ ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही ईवा की हालत बिगड़ जाती है। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कबीले के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियो वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर सो रहा होता है। इसी दौरान उसके साथ मौजूद दोनों आदमी रास्ते में मैक्स की फंसी हुई गाड़ी देख लेते हैं। वे गाड़ी के पास जाकर उसका जायजा लेते हैं। अंदर काफी सामान रखा हुआ होता है। सामान देखकर उनके मन में लालच पैदा हो जाता है। वे जल्दी ही अतिरिक्त पैसे कमाने की योजना बनाने लगते हैं। उधर वह कबीले वालों से उसकी मदद करने की गुजारिश करती है। इसके बाद कुछ लोग ईवा के साथ ऊपर जाते हैं। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद वे मैक्स तक पहुंच जाते हैं। फिर उसे सुरक्षित नीचे लाकर कबीले में ले आते हैं। रात का समय होता है। कुछ देर बाद मैक्स को होश आ जाता है। आंख खुलते ही वह खुद को सुरक्षित देखकर हैरान रह जाता है। ईवा उसके पास बैठी होती है। मौजूदा हालात और एक दूसरे के लिए की गई कुर्बानियों ने दोनों को पहले से ज्यादा करीब ला दिया था। अगली सुबह कबीले के बहुत से लोग वहां मौजूद होते हैं। एक युवा लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है। वह ईवा का हाथ पकड़ती है और उसकी तारीफ करती है। वह बताती है कि ईवा बहुत बहादुर और खूबसूरत महिला है। उसी समय दूसरी तरफ वे दोनों आदमी मैक्स और ईवा की तलाश करते हुए आखिरकार उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि मैक्स और ईवा उस जगह से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आदमी अपनी गाड़ी सड़क के पास ले जाकर खड़ी कर देते हैं। मैक्स और ईवा उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वे दोनों उन्हें अपने साथ बैठा लेते हैं, लेकिन इस पूरे समय लियो कहीं दिखाई नहीं देता। असल में उन दोनों आदमियों ने पहले ही उसे बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया था। सफर के दौरान उनमें से एक आदमी मैक्स से पूछता है कि उसकी गाड़ी कहाँ छूट गई। मैक्स बताता है कि उनकी गाड़ी एक पहाड़ी के पास रेत में फंस गई थी, इसलिए उन्हें उसे वहीं छोड़ना पड़ा। यह सुनकर वह आदमी एक सुझाव देता है। वह कहता है कि अगर वे चाहें तो उन्हें वापस उनकी गाड़ी तक ले जाया जा सकता है। इस तरह वे अपनी गाड़ी भी हासिल कर लेंगे और बाद में उनके लिए टैक्सी का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। मैक्स और ईवा को यह बात ठीक लगती है, इसलिए वे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मैक्स की गाड़ी फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैक्स और ईवा गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हालात अचानक बदल जाते हैं। दोनों आदमी उन पर बंदूक तान देते हैं, फिर उन्हें घुटनों के बल बैठ जाने का आदेश देते हैं। अब सच्चाई सामने आने लगती है। असल में वे दोनों उनका सौदा करना चाहते थे। इसके बाद वे कुछ और लोगों को वहां बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वह खरीदार भी पहुंच जाता है, जिससे पहले ही समझौता किया जा चुका था। खरीदार के आने के बाद गाड़ी की डिक्की खोली जाती है। वहीं से लियो को भी बाहर निकाला जाता है। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। उन दोनों आदमियों ने सिर्फ मैक्स और लियो को बेचने का सौदा किया था। खरीदार मैक्स के पास जाता है, फिर उसके घायल हिस्से पर जोर से वार करता है। यह देखकर ईवा उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन खरीदार उसे रोक देता है। वह कहता है कि इस लड़की के बदले वह और ज्यादा रकम देने को तैयार है। हालांकि दोनों आदमी साफ मना कर देते हैं। वे बताते हैं कि उनका इरादा ईवा को बेचने का नहीं है। इसके बाद खरीदार की नजरें ईवा पर टिक जाती हैं। वह उसे बुरी नजर से देखने लगता है। फिर वह ईवा को अपने कपड़े उतारने का आदेश देता है। यह सुनते ही ईवा का गुस्सा भड़क उठता है। वह सीधे उसके चेहरे पर थूक देती है। यह हरकत खरीदार को आग बबूला कर देती है। वह तुरंत बंदूक उठाता है और ईवा को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी क्षण अचानक उन दोनों आदमियों में से एक गोली चला देता है। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में वहां भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। आखिर में सिर्फ खरीदार जिंदा बचता है। अब वह दोबारा ईवा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। मैक्स के हाथ एक बंदूक लग जाती है। वह बिना देर किए फायर कर देता है। गोली सीधे खरीदार को लगती है। इसके बाद मैक्स एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वह कहता है कि अगर गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी जाए तो गाड़ी आसानी से रेत से बाहर निकल सकती है। यह सुनते ही लियो चौंक जाता है। वह पूछता है कि अगर उसे यह तरीका पहले से पता था तो उसने शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं किया। ईवा भी वही सवाल करती है। मैक्स हल्की मुस्कान के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे यह बात पहले से मालूम थी। इसके बाद ईवा गाड़ी के टायरों की हवा निकालती है। कुछ ही देर में गाड़ी सचमुच रेत से बाहर आ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि लियो, ईवा और मैक्स तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। लंबे संघर्ष, दर्द
गलत फहमियों और मौत से भरे इस सफर के बाद आखिरकार वे सुरक्षित बच निकलते हैं। इसी के साथ ये पूरी कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है।